हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सरकारी जॉब, आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट पटना के अंदर ट्रांसलेटर की जॉब। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूट्यूब चैनल पे जितने भी सरकारी जॉब्स, जितने सरकारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जॉब्स की या वैकेंसी या इसके अलावा जो भी सरकारी नोटिस आती हैं, उस पे हम कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट अभी ट्रांसलेटर को हायर कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, गूगल पे पटना हाई कोर्ट सर्च मारा और उसके बाद हम चले गए रिक्रूटमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट सेक्शन, ठीक है। ये वाला हमने उसको क्लिक किया तो आ गए हम इस वाले पेज पर, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, ट्रांसलेटर वाला। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे व्यूज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे वाले पेज पर। ये है हमारे पास इनका द हाई कोर्ट ऑफ। तो इसमें ये है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये मैं सलाह देता हूँ कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट नोटिस है, इंफॉर्मेशन है, तो इसको एक बार हम पढ़ लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि रीड द, नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। Candidate has to fill register himself or herself by detail to receive the ID password। कह रहा है ID पासवर्ड के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ID पासवर्ड आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पे मैसेज करके मिलेगा। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे और फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट से कहा जा रहा है कि नेम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दिस डिटेल कैन नॉट बी चेंज्ड वंस द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान से ये चीजें भरिएगा, ठीक है। तो नेम, एक अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, ये 3-4 चीजें हैं जो आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक है यहाँ पर, टू रीड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। जो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट है वो हम इस लिंक से खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इमेज डाउनलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए ये इनका लिंक है। तो हम लिंक पे ओपन करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पीडीएफ फाइल। उसके बाद सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 मई, ओके। 31 मई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और आपके लिए पूरा 1 महीने का टाइम मिलता है। 30 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। 2/7/2024 को आप इसमें तक पेमेंट कर पाते हैं। और एग्जाम के लिए करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, इसमें किसी तरीके का कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले पेज पर, जो हमने ये वेबसाइट है साहब जी। उसके बाद ट्रांसलेटर फॉर द क्या है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर फॉर सुवेस्ट सेल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। एडवर्टीजमेंट डेटेड 28 मई 2024 को ये शुरू हुआ था। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया, 31 मई से शुरू होकर के ये 30 जून तक चलने वाला है। तो 1 महीने का टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 60 वैकेंट पोस्ट। कितने पोस्ट हैं? 60 पोस्ट हैं। ट्रांसलेटर ग्रुप बी पोस्ट हैं, ठीक है। उसमें से जो 20 वैकेंट पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए है। ग्रुप बी पोस्ट फॉर द सुवास सेल ऑफ द कोर्ट बोथ इन लेवल 7, ठीक है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है 44,900 से लेकर के स्टार्टिंग सैलरी आपको 1,42,400 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी आपको बता दिया गया है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद अलग भत्ता, जो अलाउंस वगैरह है, वो सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कॉम्बिनेशन अदर कंटिन्यूअ सर्विस रूल्स, जो रूल उसके अकॉर्डिंग लागू होने वाला है, ये 2021 का रूल नियमावली चलेगा इसमें, ठीक है। तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बाकी ये देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए 26 है और इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6 पोस्ट हैं। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए भी हैं एक। उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो 11 पोस्ट है और बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए 7 हैं, तो टोटल 60 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ आपको बताने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। आपके लिए न्यूनतम आपके पास क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अ कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद क्या है,
Tibetan refugee, तिब्बत के refugee who have come over to India before 1 January 1972। 1972 से पहले जो इंडिया आ चुके हैं तिब्बत के लोग, उसके लिए भी ये ऑप्शन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, इंडियन ओरिजिन जिन्होंने इंडिया में पैदा लिया, इंडियन ओरिजिन का मतलब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ठीक है, एंड हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, जैसे कि तंजानिया, ठीक है, या जिम्बाब्वे, या इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, इन कंट्रीज से हिंदुस्तान के परमानेंट सिटीजन बनने के नियत से यहाँ आए हैं। जैसा कि अभी हम सीए और आरएससी की बात कर रहे थे, सीए की बात, तो ये सीए के अकॉर्डिंग ये वाला शिक जो है, ये वाला देखिए सी का ऑप्शन दिया हुआ है, सीए के अकॉर्डिंग उनको हिंदुस्तान की शहरियत, हिंदुस्तान का सिटीजनशिप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सी के ऐसा पर्सन जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से इंडिया माइग्रेट किया है और हिंदुस्तान में परमानेंट रहने की नियत से वो इंडिया आए हैं, तो उसको सिटीजनशिप दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आरएससी और सीए जो बात करते हैं तो वो वही है, सिटीजनशिप दिया जाने। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है इसमें कि ऐसा कोई भी शख्स जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से हिजरत करके देश छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी एक मुस्लिम या हिंदू का ये है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी बी और कैटेगरी सी अबव मस्ट बी पर्सन इन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए से उनको सर्टिफिकेट दिया गया होगा, वो आपको देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त के साथ ऑल्सो इफ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू कैटेगरी सी अबव no certificate or eligibility will be issued for the period of more than 1 year, and such a candidate can be retained in service after a period of 1 year only if she acquired Indian citizenship, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर है, मैरिटल स्टेटस है, मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ alive or a female candidate who has married a person already having a wife alive shall not be eligible for the recruitment। देखिए इन्होंने ये एक मुद्दा यहाँ पे उठाया है, तो मुसलमानों को टारगेट करने का मैं समझता हूँ, इससे तो मुसलमान ही टारगेट हो रहे हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट जो कि एक से जायद बीवी रखता हो, यानी एक बीवी जिंदा है, उसके बावजूद दूसरी बीवी से उन्होंने शादी किया हुआ है और दोनों एक साथ हैं जिंदा, तो वैसे आदमी के लिए इसमें रिक्रूटमेंट में जगह नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ, जो एक से ज्यादा वाइफ हो और वो जिंदा हो, ठीक है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ये आता है। फिजिकल फिटनेस, नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अंडर अनलेस ही शी इज इन अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें जो भी फिजिकल अनफिट है उसके लिए ये वैकेंसी नहीं है, मेंटल और फिजिकल फिट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट में हम देख लेते हैं, कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, 18 साल के कम का नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2024 तक, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न लेटर देन 2006 से पहले के वो पैदाइश, बाद के पैदाइश वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज प्रोविजिबल अपर एज लिमिट एज फॉलोज, ठीक है। ये कैटेगरी जैसा कि आपको बताया, तो इसमें सीरियल वाइज देख लेते हैं। अनरिजर्व मेल के लिए मैक्सिमम एज जो है 37 साल है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/1/2087 से पहले का पैदाइश वाले से छट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फीमेल के लिए है 40 साल है, उसके बाद बीसी है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दोनों मेल और फीमेल के लिए 40 साल है। उसके बाद SC ST के लिए भी है 42 साल है, और लोकोमोटर डिसेबल अनरिजर्व तो उसके लिए 47 साल है। जो EBC या EWS BC या SC ST कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए 47 ईयर का एज लिमिट है। कह रहे हैं फर्दर एज लिमिट फॉर दोज इन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शैल बी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स। अगर सेंट्रल सरकार में मतलब केंद्र सरकार या बिहार राज्य सरकार के अंदर वो कार्यरत है, ऑलरेडी वर्किंग में है, तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई। द एज लिमिट शुड नॉट अप्लाई टू द पर्सन ऑलरेडी सर्विंग इन द
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर किसी भी पोस्ट पर है तो उसके लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट क्या है, क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन इन मोर देन वन कैटेगरी विल बी क्या है, इंटाइटल्ड टू ओनली वन और द रिलैक्सेशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू देम। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप दो तरह के रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ऐसे में जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जैसे कि आप बीसी बैकवर्ड में भी आते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी आते हैं, तो जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उसको वो मान करके चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका देख सकते हैं, द एप्लीकेशन एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। देखिए, कैंडिडेशन ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो जिसमें एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना जरूरी है। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, हिंदी का ज्ञान कंपलसरी है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 महीने का होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। प्रेफरेंस विल बी गिवन द कैंडिडेट्स हैविंग लॉ डिग्री। अगर किसी ने लॉ डिग्री करा हुआ है, लॉ का ज्ञान है, ज्ञान का मतलब उसके पास डिग्री है क्योंकि कागज ही बोलता है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको तरजीह दी जाएगी। प्रेफरेंस आल्सो विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू एंड मैथिली संथाली। और ऐसा कैंडिडेट जिसको उर्दू, मैथिली या संथाली लैंग्वेज की जानकारी है तो उसको भी प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस केस में मदरसे वाले के लिए काफ़ी इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको अप्लाई करना चाहिए। जितने हमारे मदरसे के भाई इसको ज़रूर अप्लाई करें, ट्रांसलेटर का पोस्ट है। और उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें किसी कैंडिडेट के अंदर हैं, ठीक है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको तरजीह मिलेगी। क्या है, हु हैज ऑलरेडी सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी इन द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, जिसमें आर्मी में 2 साल का काम किया हो, या हु हैज ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा होता है पता नहीं मुझे। रिजर्वेशन के लिए देख सकते हैं कितने % आपको मिलता है रिजर्वेशन का छूट। देखिए, नंबर सीरियल वाइज कह रहे हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर द स्टेट ऑफ बिहार शैल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 16% का आपको मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 18%, उसमें बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके लिए 12% का लाभ मिलने वाला है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आपको लाभ मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, जो भी हैंडीकैप है, जिसको प्रॉब्लम है, तो वुमेन कैंडिडेट 35% बाप रे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बेचारी हैंडीकैप है तो फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको सरकार दे रही है रिजर्वेशन। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद पोस्ट रिजर्व फॉर द वुमेन कैंडिडेट अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी शैल बी फिल्ड अप बाय मेल कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी इफ वुमेन कैंडिडेट डू नॉट ऑब्टेन द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फिक्स्ड फॉर देम बाय द हाई कोर्ट ऑफ और द नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट इज इनसफिशिएंट। अगर कह रहे हैं कि लेडीज ने फॉर्म फिल नहीं किया या जो कट ऑफ मार्क्स था फिक्स उसके लिए उन्होंने उतना मार्क्स नहीं हासिल किया, तो फिर मेल कैंडिडेट से वो जगह को भर दिया जाएगा। ठीक है, द सिलेक्टेड OH कैंडिडेट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट था हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं और आपको बताते हैं सिलेबस क्या होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा आपका सिलेक्शन। तो रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, तो आपका रिटन टेस्ट होने के बाद आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, देखिए ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मजाक है। पर मिनट, 1 मिनट में यानी 20 वर्ड लिखना है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका तीसरा राउंड होगा, तो इंटरव्यू होगा। फर्स्ट फेज जो आपका इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान का नॉलेज होगा, जो कि हमें नहीं लगता कोई फेल होगा अगर किसी को भी कंप्यूटर का नॉलेज है थोड़ी बहुत भी। उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो ये 3 प्रोसेस है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है, मिनिमम कितने मार्क्स आप लाएंगे जो आपको पास माना जाएगा। तो अगर आप रिटन टेस्ट में 40% लाते हैं तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 40% और इंटरव्यू में 30 भी लाते हैं तो चलेगा। ठीक है, 40 दूनी 80 और 80 110 नंबर। ठीक है, उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं क्या है सिलेबस। फी, एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाला है। कैंडिडेट्स आर
रिक्वायर्ड टू पे द फी फॉलोइंग मैनर। ठीक है, इकाई दाई सिकड़ा हज़ार, 11,100 रुपये। ठीक है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बीसी के लिए या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, हैंडीकैप के लिए फिर 500 550 रुपये है। ठीक है, कह रहे हैं कि पेमेंट ऑफ फी शेल बी एक्सेप्टेबल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी शेल नॉट बी कंसीडर, अगर प्रिस्क्राइब तरीके से अगर आप फीस नहीं पे करते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन फी वंस पेड शेल नॉट बी रिफंड, किसी हाल में आपका जो आपने पे किया हुआ है फीस वो वापस नहीं होगा। उसके बाद कंसेशन ऑफ फी शेल बी प्रोवाइडेड टू द SC ST OH कैंडिडेट ऑफ बिहार ओनली। ठीक है, ये तो ठीक है, हर स्टेट वाला अपने ही राज्य के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ देते हैं, तो सभी पता है। एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस और एनी अदर अमाउंट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विल बी क्या है बॉर्न बाय द कैंडिडेट। करें किसी अलग तरीके का जो चार्जेस लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, GST वगैरह। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर कहाँ पड़ेगा आपको एग्जाम देने के लिए, कहाँ जाना पड़ेगा देख लेते हैं, बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ द सिटीजन्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही शी डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सेंटर इसका सबसे पहले तो पटना रहने वाला है, उसके बाद फिर हाजीपुर है और एक नंबर 3 पे मुजफ्फरपुर है। ठीक है, कैंडिडेट हैज टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सिटीज। ठीक है, तीनों सिटीज का ऑप्शन रहेगा, आप फिल करेंगे तीनों सिटीज में इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस के ऑर्डर में, जैसे कि अगर आपको पहले नंबर मुजफ्फरपुर सूट करता है तो आप पहले मुजफ्फरपुर देंगे। ठीक है, अगर आपको पहला पटना चाहिए तो पहले आप पटना डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द हाई कोर्ट विल endeavor to the accommodate to the candidate in cities opted by them. However, the High Court reserve the right to cancel any central city and ask the candidate to the, कह रहे हैं कि कोई कभी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो चेंज भी कर सकता है आपका सेंटर। ठीक है, और ये अकोमोडेशन भी देने वाले हैं आपको। ठीक है, अकोमोडेट का मतलब है कि आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो रहने का व्यवस्था वो करेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट इन द एडवर्टीजमेंट आर प्योरली टेंटेटिव। ठीक है, ये टेंटेटिव है, घट बढ़ सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा है नहीं कि बस इतना ही है और ये हर पे आखिर है, लास्ट फाइनल वर्ड है, उसमें घट बढ़ सकता है। हाई कोर्ट रिजर्व राइट। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आपके लिए देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ करके जाएंगे जो हम एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ट्रांसलेटर के लिए रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कॉमन फॉर बोथ द अबव सेड पोस्ट। जो भी 2 पोस्ट हैं दोनों के लिए कॉमन एग्जाम रहेगा सेम। तो सबसे पहले पार्टिकुलर्स में आप देख लेते हैं जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स का, जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज ये भी 20 मार्क्स का है। ठीक है, लीगल नॉलेज आपका होना जरूरी है क्योंकि आप जब टाइप करेंगे लिखेंगे तो किसी को लीगल नोटिस भेजना होगा, किसी को कुछ होगा, तो हाई कोर्ट है, जाहिर सी बात है, तो हाई कोर्ट में आपकी बहाली हो रही है तो लॉ का जानना बहुत जरूरी है। सो और ये 40-45 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट। नेक्स्ट 15 मिनट शैल बी यूटिलाइज फॉर कलेक्टिंग OMR शीट। ठीक है, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा OMR शीट जो आप फिल करेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेशन करने के लिए 60 मार्क्स रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, और हिंदी टू इंग्लिश के लिए 60 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो टोटल 120 हो जाते हैं और घंटे मिलते हैं आपको 2। ठीक है, और उधर मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रहेगा वो 45 मिनट और 15 मिनट वो OMR शीट के लिए, तो पूरा 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए 5 मार्क्स हैं टाइपिंग का। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड पर 10 मार्क्स है, टेस्ट स्पीड का चेक करना 10 मार्क्स है। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, इंटरनेट आप चलाने जानते हैं या नहीं, 5 मार्क्स का है, टोटल आपके हो जाते हैं 30 मार्क्स और घंटे मिलेंगे आपको आधे। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए टेस्ट ऑफ द प्रोफिशिएंसी उर्दू, मैथिली, संथाली ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दिस लैंग्वेज इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे आपको उर्दू, मैथिली या संथाली लैंग्वेज आती है तो उससे सवाल होगा, पढ़वाया जाएगा। ठीक है, और अगर जिसको उर्दू नहीं आती तो उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जानते हैं क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा आप अपने बारे में बताओ। ठीक है, और पूछा जाएगा क्या खाते हो क्या पीते हो, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं पूछेंगे, बल्कि आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्या चाहते हैं जिंदगी में, क्या उखाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो राइटिंग टेस्ट ये होने वाला है। और बाकी देखिए जनरल इंग्लिश में आपका क्या रहेगा, ग्रामर है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, स्पेलिंग टेस्ट है, सिनोनियम है, सिनोनियम एंड एंटोनियम्स है। सिनोनियम का मतलब एक लफ्ज होता है, एक लफ्ज है और उसी के माने में कोई दूसरा लफ्ज। ठीक है,
जैसे सेइंग, सिनोनिम, टेलिंग, ठीक है, बिग, ग्रेट। तो ऐसे ही उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, किसी एक बात को एक वर्ड में आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर, कॉमन एरर्स जो आम गलतियां हैं, उसका इडियम्स है, फ्रेजेस हैं। उसके बाद ये हिंदी का है तो व्याकरण है, कथित पदांश है, उसके बाद शुद्ध वर्णन है और वगैरह वगैरह है, ठीक है। उसके बाद लीगल नॉलेज आपको होना चाहिए, अवेयरनेस, नोट एक्सेप्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि आप अपने स्कूल पे लिखिए, अपने गांव पे लिखिए, ठीक है, तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा होली पे, दिवाली पे, बकरीद पे, ईद पे, रमजान पे वगैरह, ठीक है। ट्रांसलेशन, सो सेक्शन विल बी इंक्लूड 2 पैसेज फॉर द ट्रांसलेशन, ठीक है। 30 मार्क्स का 2 पैराग्राफ रहेगा और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कंप्यूटर टेस्ट रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन द हिंदी मार्क्स, हिंदी 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन एमएस वर्ड पे 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद टेस्ट इन शीट्स ऑन एक्सेल मार्क्स, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 5 मार्क्स का है, इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद ये इंटरव्यू में देख लेते क्या होगा। प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ 5 मार्क्स हैविंग 1.2 hour duration for the candidates having proficiency in Urdu, Maithili, Santhali shall be organized, and there will not be any minimum qualifying standard for this test. इसमें कोई minimum qualifying standard नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। The marks obtained by the candidate in this preferred test will be added in this total score, ठीक है। तो ये आपको मेरिट बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो ये है हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए तो सब समझदार है, हम सब जानते हैं क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगने वाला है, स्कैन सिग्नेचर लगेगा, 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का आपका सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका, उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ रहेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। आप बिहार के रहने वाले हैं तो उसके लिए आवासी निवासी जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बैकवर्ड क्लास में है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट और कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट इफ एनी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटोग्राफ एज सिग्नेचर, सो ये ज़्यादा अहम नहीं है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो वेट मत कीजिए, कर लीजिए, जल्दी से, कोई पैसे नहीं लगते उसके, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।